दोस्तों ग्रुप 2 में 39 कंट्रीज़ हैं, जैसे अंगोला, म्यांमार, बुर्किना फासो, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जिसमें भी LIC ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, जैसे कि इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख हम दे सकते हैं और इसमें भी हम सिंगल प्रीमियम प्लान्स ही दे सकते हैं। ग्रुप टू कंट्रीज़ में हम पेंशन प्लान दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ NRIs को, FNI को नहीं दे सकते। दोस्तों ग्रुप 3 में टोटल 7 कंट्रीज़ हैं, जैसे नाइजर, रवांडा, इस तरह के कंट्रीज़ हैं, जिसमें हम रेसिडेंस एक्स्ट्रा 3 रुपीज़ पर 1000 हम चार्ज करते हैं। इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड हम 1.25 करोड़ तक दे सकते हैं। इसमें हम टर्म प्लान नहीं दे सकते, इसमें टर्म राइडर भी कोई अलाउ नहीं होता है, लेकिन इसमें सिंगल प्रीमियम प्लान्स में हम रेसिडेंस एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। मतलब हम रेगुलर प्लान्स में 3 रुपीज़ 1000 सम एश्योर्ड का रेसिडेंस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन सिंगल प्रीमियम में नहीं चार्ज करते। फ्रेंड्स, ग्रुप 4 में 53 कंट्रीज़ हैं, जैसे अल्बानिया, घाना, या इन कंट्रीज़ में रहने वाले NRIs के लिए हम 2 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा रेसिडेंस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इसमें भी हम टर्म प्लान अलाउ नहीं करते हैं, टर्म राइडर अलाउ नहीं होता है। इसमें आप मैक्सिमम 2 करोड़ 50 लाख तक का इंश्योरेंस आप दे सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रुप 5 की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ग्रुप 5 में टोटल 121 कंट्रीज़ आती हैं। इसमें मोस्टली सभी वही कंट्री आती हैं जहाँ पे मोस्टली NRIs रिसाइड करते हैं। 80% मोस्टली NRIs वहाँ पे रिसाइड करते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, सभी यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, इस तरह की सभी कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व है उस ग्रुप में। वहाँ पे दोस्तों कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, इंश्योरेंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस LIC ने नहीं रखे हैं। आप कोई भी प्लान उस कंट्रीज़ में रिसाइड करने वाले NRI को दे सकते हैं। सिर्फ हाउसवाइफ और चिल्ड्रन, सिर्फ ग्रुप 4 और ग्रुप 5, इस दो ही ग्रुप में रहने वाले हाउसवाइफ और चिल्ड्रन को हम LIC पॉलिसी दे सकते हैं। आप इसमें टर्म प्लान भी दे सकते हैं, इसमें टर्म राइडर भी आपको मिल सकता है NRI क्लाइंट को। फ्रेंड्स, अब फॉर्म्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम हमारा प्रपोजल फॉर्म्स जो 300 या 360 माइनर केसेस में हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स हम अंडर राइटिंग के वक्त हमको उस फॉर्म्स के साथ लगते हैं। जैसे NRI क्वेश्चनियर लगता है, पासपोर्ट का फ्रॉम पेज 1 टू लास्ट पेज टोटल हमको जेरोक्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स में KYC के अलावा हमको उनका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट लगता है, बैंक स्टेटमेंट लगता है जिसमें मिनिमम 3 मंथ्स का आपका क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता हो, वो लगता है। उसके अलावा आपका वहाँ पे जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं यहाँ के वो दोनों देंगे तो बेटर है। इसके अलावा दोस्तों अगर वो फ्रीक्वेंट फ्लायर है तो फ्लायर क्वेश्चनियर भी हमको, ट्रैवल या रेसिडेंशियल क्वेश्चनियर भी हमको लगेगा। स्पेशल ACR लगता है, अगर मेल ऑर्डर बिज़नेस द्वारा वो बिज़नेस आप ला रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा ACR भी हमको लगता है। उस दोस्तों कुछ जनरल पॉइंट पे मैं बात करूँगा। जो FAQs या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि क्या NRI पॉलिसी लेते समय अगर नॉर्मल इंडियन सिटीज़न हो, पॉलिसी लेने के 2-3 साल बाद अगर वो बाहर चला जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी बिज़नेस के लिए, तो क्या LIC को बताना ज़रूरी होता है? तो लीगली ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो आप बता के जाएंगे, कोई एक NRI क्वेश्चनियर फॉर्म भर देंगे, तो एक लेटर फ्यूचर में जो सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए वो मिलने में आसानी होगी कि आपने कम्युनिकेट LIC को कर दिया है कि मैं अभी NRI हो चुका हूँ। ये एक है। उसके अलावा जनरली एक पूछा जाता है कि ग्रुप 5 में जैसे कि मोस्टली सभी डेवलप कंट्रीज़ आती हैं, वहाँ पे चले जाने के बाद मान लीजिए कोई दूसरे ग्रुप में शिफ्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई US में अभी काम कर रहा है, NRI है, उसने LIC से पॉलिसी ली है और कुछ सालों बाद वो ग्रुप 4 या ग्रुप 3 की कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाता है काम ही के सिलसिले में, तो क्या उसको क्लेम मिलने में कोई दिक्कत होती है? एक जनरली एक पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो एक बार LIC ने पॉलिसी इशू की है अगर ग्रुप 5 में,
फिर भले वो बाद में ग्रुप 2 या ग्रुप 4 या किसी और ग्रुप में भी कंट्रीज़ में शिफ्ट भी हो जाता है, तो उसको जो क्लेम मिलना है वो मिलेगा। इसके अलावा ये भी एक पूछा जाता है कि इन केस अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो क्या वही प्रोसेस या प्रोसीजर फॉलो होता है जैसे कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स या वो सब लगता है। तो जी हाँ, बिल्कुल LIC के क्लेम के दौरान NRI का अगर केस है तो वही सब प्रोसेस फॉलो होता है जो नॉर्मल इंडियन सिटीज़न के लिए फॉलो किया जाता है। एक क्वेश्चंस ज़्यादातर ये पूछा जाता है एजेंट से कि सर क्या LIC का NRI का पॉलिसी अगर मैच्योरिटी होता है तो क्या उसको फॉरेन करेंसी में उसको मैच्योरिटी मिल सकता है? उसको मिल सकता है बशर्ते उसका जो पार्ट उसने प्रीमियम में पे किया है, मान लीजिए कि उसका 100% में से उसने 40% फॉरेन करेंसी में पे किया है, तो उसका उतना प्रोपोर्शन में उसको मैच्योरिटी उतना मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये NRI सेगमेंट लगभग मैंने कवर कर लिया है। बहुत सारा स्कोप है इस सेक्टर में काम करने के लिए एजेंट्स को। जैसे मैंने कहा कि NRI को हम नॉन मेडिकल स्पेशल में हम ट्रीट करते हैं, जैसे कि अगर एज 35 के बिलो है तो 30 लाख तक हम उसको विदाउट मेडिकल जब वो इंडिया विज़िट करता है तो दे सकते हैं। अगर हम 30 लाख का जीवन लाभ या जीवन उमंग की भी बात करें तो लगभग साल का 1,80,000 से 2 लाख प्रीमियम होता है। तो इस तरह से साल में आप 15 या 20 भी प्रपोज़ल करते हैं तो उसमें भी आपका MDRT आप आसानी से अचीव कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा ट्रिमेंडस स्कोप है इस सेक्टर में। बहुत सारे एजेंट्स करते हैं, बहुत सारे एजेंट्स ने करना चाहिए जो कि नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट कहता हूँ। एक जाते जाते एक टिप दे के जाऊँगा। ये जो फ़िलहाल की जो सिचुएशन है कोरोना की, एज़ ऑफ नाउ LIC ने सभी NRI केसेस का एक्सेप्टेंस या अंडरराइटिंग स्टॉप किया हुआ है। होपफुली ये परिस्थिति जल्द से जल्द बदल जाएगी। फिर से हम नए उमंग नए जोश के साथ काम करेंगे, फिर से ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। और ये जैसे ही इस समय जो समय आपको मिला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपग्रेड करने के लिए उपयोग कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।